हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। So from today we are going to start a new lecture series regarding important derivations and important questions for 12th board examinations. So the students who are preparing for their board examinations, for their 12th board examinations, whether for CBSE or ISC or any other state board exams, so this lecture might be helpful. So please join and watch this video, watch this lecture, okay? So आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ी बातें करेंगे और उसका वेक्टर फॉर्म समझेंगे और किस तरीके से वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है या फिर वेरीफाई करता है, इसकी भी हम बातें करेंगे। एक्चुअल में तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी पूछा गया और शॉर्ट में पूछा गया तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना? कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो किसी 2 का कॉम्बिनेशन या फिर तीनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट बता दीजिए, है ना? किस तरीके से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, उस बारे में पूछेगा और प्लस उसका वेक्टर फॉर्म पूछेगा, है ना? वेक्टर फॉर्म, कुछ चीज़ों के लिए वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर लेते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे लेक्चर आगे चलेगा या हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करेंगे, तो हम उसमें सीखेंगे कि कहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म लगाना है और कहाँ पे हमें केवल मैग्नीट्यूड देख के डायरेक्शन खुद से एनालाइज करनी है ना? ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही बोलेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है और वो किस तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई या सेटिस्फाई करता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में और आईएससी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अगर हम ऐसे देखें तो सीबीएसई और आईएससी रिसेंटली आई थिंक 2023 में पूछा गया है ना? रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये 2023 इस ईयर में पूछा गया है और जो आईएससी बोर्ड है उसमें ये 2024 में पूछा गया है। मतलब इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है ना? इस टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कूलॉम लॉ की, ठीक है भाई? क्या है कूलॉम्स लॉ? बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। इसके स्टेटमेंट के पहले होता क्या है ये बात करते हैं। तो कूलॉम सर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इस बात पे कि अगर हम 2 चार्जेस को एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रख दें, डी या फिर आर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं 2 चार्जेस को आर डिस्टेंस पर एक दूसरे से रख दिए, ठीक? तो उन्होंने फोर्स का कैलकुलेशन किया कि फोर्स जो उनके बीच में लगेगा, है ना, वो किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक? जैसे क्या किया उन्होंने, एक चार्ज ले लिया प्लस का क्यू, दूसरा भी चार्ज ले लिया प्लस का क्यू और इन दोनों को एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रख दिया। इन एक्चुअली आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा अगर होगी और ये हमारे अगर चार्ज्ड बॉडीज कहे जाएंगे तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। कैसे? मेरी बात आप समझे? अगर ये चार्ज्ड बॉडीज हैं, भाई चार्ज किस पे होगा? किसी बॉडी पे होगा। हमें पता है कि पेन को अगर हम ऐसे सर में रगड़े तो इस पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे ही अगर चार्ज्ड बॉडीज हो 2 हमारे पास और उन 2 चार्ज्ड बॉडीज को एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे अगर हम रख दें, ठीक, और आर डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा हो तो ये जो दोनों हैं ये पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेंगे। ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। और ऐसा क्यों है? आप सोचो, एक बहुत बड़ी सी दीवार है और उस पर एक चींटी घूम रही है, तो उस चींटी को क्या लगेगा कि दीवार तो इनफाइनाइट है,
चींटी के रिस्पेक्ट में या चींटी के लिए वो दीवाल क्या है, बहुत बड़ी है, लेकिन उस दीवाल के लिए वो चींटी क्या है, उस दीवाल के लिए वो चींटी क्या है, एक पॉइंट मास है, जस्ट अ पॉइंट मास, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रख दें तो ये चार्ज्ड बॉडीज हमारी चार्ज्ड पॉइंट्स जैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्जेस जैसे बिहेव करेंगे। तो कूलॉम सर ने क्या किया, कूलॉम सर ने इनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शन की बात की। इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स अपोज करेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में तो लगेंगे ही, लेकिन ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अगर दोनों सेम साइन के हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे और इनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। या फिर हम बोल दें दोनों निगेटिव चार्जेस हैं माइनस के, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हमने चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना, कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब एक अगर हमने प्लस ले लिया और एक हमने माइनस साइन ले लिया, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कूलॉम सर ने बस ये चीज देखी, बस नहीं, कूलॉम सर ने ये चीज देखी कि जो इन दोनों चार्जेस, चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका वेरिएशन, उसके एक्सटेंट की बात की कि कैसे वो वेरी करता है। अगर मैं डिस्टेंस को बदल दूं, अगर मैं इन चार्जेस के नेचर, नेचर मतलब इन चार्जेस का साइन बदल दूं, है ना, इन चार्जेस का साइन बदल दूं, तब ये कैसे फोर्स बदलेगा। या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल दूं, तब ये कैसे फोर्स बदलेगा, ठीक। या इन चार्जेस में से किसी एक का या दोनों का मैग्नीट्यूड बदल दूं, मान लेते हैं 3q है और वो -4q है, ये -2q है और वो 5q है। तो उन्होंने इस तरीके से फोर्स की कैलकुलेशन की और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि लॉ बना, उसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक। क्या है उनका स्टेटमेंट, जो फोर्स लगेगा, है ना, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। वैसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट अभी हम मैग्नीट्यूड को रोक लेते हैं क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी, ठीक। तो उन्होंने ये बात बोली कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, इंटरेक्शन इसलिए बोल रहा हूं जिससे उसमें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही काउंट हो जाएं, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, वो इंटरेक्शन में दोनों आ जाता है। और गणना किसकी की, कैलकुलेशन किसकी की, फोर्स की। तो उन्होंने जो फोर्स देखा वो बताया कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड this force is inversely proportional to the square of the distance between these two charges। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोला मैंने कि जो दो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। ये इन्होंने दोनों बातें बताई। तो इसी बात को हम अभी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक बात और समझ लेते हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग ही एक्ट करेगा। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग का मतलब ये हो गया कि अगर ये चार्ज प्लस है और ये भी चार्ज प्लस है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो अगर ये इस पे रिपेल तो करता ही है, ये हमें पता है, और ये भी पता है कि ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो बेसिक बात है, आपने पहले भी पढ़ रखी होगी थोड़ी सी। ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इस तरीके से फोर्स लगाएगा, और ये वाला अगर हम इसको 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें
तो 1 वाला जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो इस तरीके से, और 2 वाला 1 पे लगाएगा तो वो भी इस तरीके से फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, ये 1 वाली बॉडी जब दूसरे वाले पे लगाएगी तो फोर्स इस तरीके से होगा, और जब बॉडी 2 1 पे लगाएगी तो फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। along the line joining the two charges, along the line joining the two charges, करेक्ट। अच्छा, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये फोर्स ऐसा नहीं है इस तरीके से लग जाएगा, इस पे फोर्स इस तरीके से लग जाए और इस पे फोर्स ऐसे लग जाए या ऐसे लग जाए या ऐसे लग जाए, ये जो डायरेक्शंस हैं ये सब गलत है ना। फोर्स हमेशा लगेगा लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस के अलॉन्ग, ठीक, एक्ट करेगा। अवे भी हो सकता है और टुवर्ड्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। और नेचर हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई हैं। अब मैं कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखता हूं, है ना। एक बार आप भी लिखिए। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन the force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of the charges। सही है। The force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of the charges, product of the charges या product of magnitude of the charges, ठीक। and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक। The force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between these charges or between them, ठीक। ये बात हो गई। तो अगर हम मान लें कि हमारे जो पॉइंट चार्जेस हैं वो Q1 और Q2 हैं, वो हमारे पॉइंट चार्जेस एक Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज मेरे पास Q2 है, और ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अच्छा, Q1 और Q2 इन जनरल मैंने ले लिया। इन जनरल मतलब यहाँ पर -2Q, -3Q, +4Q कुछ भी हो सकता है, Q2 की भी जगह पे कुछ भी हो सकता है ना। हमने बस ऐसे ही इन जनरल Q1 और Q2 वैल्यू ले ली, ठीक। Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो जो फोर्स बनेगा, अच्छा ये वैक्यूम में रखे हुए हैं या फ्री स्पेस बोल देते हैं अभी, फ्री स्पेस मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा या बाद के लेक्चर्स में समझ में आएगा, बट अभी ये फ्री स्पेस है ना।
तो इनका जो फोर्स लिखा जाएगा वो बोला सर ने कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। सो इन दोनों को हम मिला के ऐसे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शन लगा हुआ है, इस साइन को अगर मैं हटाऊं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम K बोल देते हैं। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर K वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा Q1 मैग्नीट्यूड इंटू Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब जो K है भाई, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो जो G होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से जो K है ना, इन द सेम वे जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। K क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू हो जाएगी, K को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हम K को बोल देंगे। ठीक है भाई, K को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब बात ये आती है कि K की वैल्यू क्या होगी या K किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन वैल्यूज पे किस बात पे डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स पहला जो फैक्टर है ना, नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग दीज टू चार्जेस। मतलब उस बात पे डिपेंड करेगा कि नेचर क्या रहेगा उसका जो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करेगा। मतलब हमने कोई मटेरियल लिया, मान लो हमने एक बॉक्स में या बॉटल में या कंटेनर में ऑयल भर दिया, ऑयल में इन दोनों चार्जेस को डुबा दिया, तो क्या फोर्स इतना ही रहेगा? है ना। तो इस बात पे क्या डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने वाले मीडियम का। तो लिखेंगे नेचर ऑफ द चार्जेस डिपेंड्स ऑन, है ना, के डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। पहला हो जाएगा नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग टू चार्जेस। नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग टू चार्जेस। और जो दूसरा हो जाएगा वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे हो जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, अब जो ए वाली बात है और जो बी वाली बात है उन दोनों को एक बार देखते हैं। ए वाली बात तो हमें बाद में समझ में आएगी वैसे, मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे कुछ के की वैल्यू होगी या मीडियम चेंज होगा तो हमें समझ में आएगा कि के कैसे हम वहां पे रखेंगे, है ना। वो तो बाद की बात हो जाएगी फिर, बट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या करेंगे कि अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड,
देन के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करूं, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर मैं बात करूं, तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। अब के की यूनिट क्या लिखें, इधर से आप देखो के की यूनिट क्या लिखें, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में। लेकिन सर अभी हमने इसकी वैल्यू की तो बात की ही नहीं, है ना। तो देखो एफ हमने कैसे लिखा, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के की जो वैल्यू होगी फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में यहाँ पे एयर भी आएगा, एयर को भी हम फ्री स्पेस लेंगे और वैक्यूम को भी फ्री स्पेस ही लेंगे। तो ये के की वैल्यू जो है 1/4πε0। ठीक, अभी बताएंगे एप्सिलन नॉट क्या है। तो ये एफ जो बनेगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारी एफ की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये हमारी एफ की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि फ्री स्पेस में, एयर या वैक्यूम में, क्योंकि ये एप्सिलन नॉट इसकी वैल्यू चेंज होगी अगर हमारा कोई मीडियम बदल गया तो, इसलिए अगर एयर या वैक्यूम है तभी इसकी ये वैल्यू होगी। अब देखो के की वैल्यू, अब इस पे चर्चा करेंगे। के इक्वल टू 1/4πε0, जहां पे एप्सिलन नॉट क्या है, एप्सिलन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, नॉट का मतलब कुछ अलग हो गया है यहाँ पे, है ना। वैक्यूम की बात हो रही है या एयर की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ एप्सिलन बोलूं तो हम बोलेंगे परमिटिविटी है किसी मीडियम की। एप्सिलन अगर मैं सिर्फ बोलूं तो उसका बोलेगा परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक, अच्छा, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक मीडियम ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई मीडियम है ना। हाँ, ये हमारे पास एक मीडियम हो गया। ये मतलब हमने मान लिया कि कुछ ऑयल भरा हुआ है ना, किसी टाइप का, अलग टाइप का कुछ ऑयल है ना। और यहाँ पर हमने दो चार्जेस को रख दिया, यहाँ पर हमने दो चार्जेस को रख दिया एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर। जब इन दोनों चार्जेस को मैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखूंगा तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा था। अब जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था उससे कुछ कम वैल्यू, कुछ कम फोर्स ही लगेगा यहाँ पे जब हम इस मीडियम में रख देंगे। मतलब ग्रेविटेशन में तो ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में चाहे उन दोनों मासेस को आप एयर में रख दो, है ना, वैक्यूम में रख दो, पानी के अंदर रख दो, केरोसिन ऑयल में डुबा दो, कहीं भी ले जाओ,
उन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, जो मतलब कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसकी वैल्यू ही 6.65 इंटू 10⁻⁻11 होती है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम देखें तो वो फिक्स रहेगी, ठीक, लेकिन यहाँ के की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी मीडियम के चेंज करने के बाद। तो जब भी हम दो पॉइंट मासेस को पानी में डुबाएं, पानी में ले जाएं, मीडियम चेंज कर दें, ऑयल में डुबाएं, मीडियम मतलब चेंज हो गया, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स पहले लग रहा था उतना ही बाद में भी लगेगा। लेकिन चार्जेस के केस में क्या है कि जब हम इन दोनों चार्जेस को एयर में रखेंगे, मान लेते हैं ये एफ फोर्स लगा रहा था, अब इन दोनों चार्जेस को उठा के हमने किसी मीडियम में पटक दिया, मीडियम में धंसा दिया, मीडियम के अंदर रख दिया, है ना, देन इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बदल जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर मीडियम जो है इसकी परमिटिविटी कुछ है ज्यादा तो, है ना। तो होता क्या है, परमिटिविटी के नाम से ही पता चलता है, परमिट मतलब मीडियम अपने चार्जेस को बोलेगा कि इस तरीके से जाके इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स कम लगे, मतलब फोर्स को अपोज करता है। मतलब परमिटिविटी एक मेजरमेंट है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को वो कितना अपोज करेगा। परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि मीडियम कितना ज्यादा अपोज करेगा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को जो इस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, ठीक। तो ये बात है परमिटिविटी की। और परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम, तो वो तो एक तरह से फोर्स को लगने देगी। तो कितना आसानी से दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, ये चीज, इसका मेजरमेंट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट करेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताएगा। क्लियर है बातें, परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में और हम ज्यादा जानेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वहां पे पोलराइजेशन और ये सारी चीजें आएंगी, तो काफी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मीडियम के चार्ज अलाउ होंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगे। वो सारी चीजें हमें बाद में क्लियर होंगी, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक भाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशंस क्या होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इन तीनों बातों पे एक बार फोकस करते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो एक बार इस फोर्स को देखो, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई F, 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे F आ गया, रिप्लेस हो गया एक दूसरे से। तो ये तो कूलॉम बनाएगा क्योंकि चार्ज की यूनिट तो कूलॉम ही होती है, और इसका कोई यूनिट होगा नहीं 4 पाई का, F का न्यूटन और R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें, कुछ भी अलग नहीं है ना। अब हम यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर लेंगे एक बार। डायमेंशंस की जब मैं बात करूंगा एप्सिलॉन नॉट की, तो फोर्स की डायमेंशन, क्यू की डायमेंशन और आर की डायमेंशन रखनी होगी।
अब हमें फोर्स की डायमेंशन तो पता है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F, 4 पाई, सॉरी 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। हम डायमेंशंस की यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक, तो हमें Q की डायमेंशन पता होनी चाहिए। Q की डायमेंशन पता होने के लिए हमें I की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। मतलब कोई कंडक्टिंग वायर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पर यूनिट फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट पर यूनिट टाइम फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो उसी को हम बोल देंगे करंट। Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q/T। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी। तो Q का जो डायमेंशन बनेगा वो हो जाएगा A, क्योंकि I को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और T हो जाएगा A इंटू टी। ठीक, F की वैल्यू हमें पता है, F की डायमेंशंस पता है, MLT-2। F की डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT-2। R², R का पता है L, तो इसका हो जाएगा L2। ठीक, तो जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जब हम डायमेंशन की बात करेंगे, ये हो जाएगा A2T2, स्क्वायर कर देंगे ना, Q स्क्वायर है तो A2T2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक, ये है F, MLT-2 एंड देन R² मतलब L2। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं इसको, M-1, M की और कोई जगह पे कोई पावर तो दे नहीं रखी है, तो M-1, ठीक, L3 हो जाएगा, यहां से देखो L2 और L ये 1 है, तो L1 और L2, तो ये हो जाएगा L3, वो भी माइनस का ऊपर जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा। देन आई T की बात, तो यहाँ पे T2 है और T-2 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसके साथ T है ही नहीं, तो T4 और A2, है ना, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है भाई, ये इसकी डायमेंशन हो गई। सिंपल है, डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस तो आप कभी कभी पहले भी पढ़ लेते हो। ठीक, अब वैल्यू की बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो K से ही तो ये आया था, K से हमारा आया था K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 1/4 पाई K। ठीक, और वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर मतलब फ्री स्पेस में हमें K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹ वैक्यूम या एयर में। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी निकल के एसआई में, एसआई सिस्टम में, यूनिट ऑफ सिस्टम में, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की आएगी 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट आप हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि इसकी यूनिट कूलॉम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहाँ पे लिख दिया। ओके, ये थी ना वैल्यू, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल सी ये चीजें हमारी आ गई। ठीक, अब देखो हमने बातें क्या क्या की, किस किस बारे में बातें हमने की हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ही मैं दे पाया हूँ। मैंने ये बताया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ये दो बातें हुई, यही कूलॉम का एक तरह से स्टेटमेंट था। उस हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा। थोड़ा सा मैंने बताया कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस दैट इज या तो दोनों प्लस साइन के हों और या तो दोनों माइनस साइन के हों। प्लस और माइनस जस्ट नेचर शो करते हैं चार्जेस का, है ना। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं। तो फोर्स को हम सिंपल सा इंटरेक्शन लिख दिया। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग दीज टू चार्जेस। ठीक, तो पहले तो हमने ये बात की। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लगा हुआ है, अगर हम उसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो हर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इसको भी हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और हमने देखा कि ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो वो कि दो चार्जेस को सेपरेट करने वाला जो मीडियम है, वो मीडियम कैसा है ना, उसका नेचर कैसा है, सपोर्टिव है या अपोज करने वाला है, मतलब ठीक है, समझेंगे इसको बाद में क्वेश्चंस के तौर पे। और दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक हो जाएगा सीजीएस और दूसरा हो जाएगा एसआई। सीजीएस यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारा के की वैल्यू आ जाएगी 1। और जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम है एक तरह से, उसमें 9 इंटू 10⁹ वैल्यू हो जाएगी के की। ठीक, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर एसआई सिस्टम में के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर हमने के को डिफाइन किया कि के है क्या। अच्छा, ये फ्री स्पेस में F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो ये हम फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। किसी मीडियम में ले जाएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बन जाएगा और इसकी वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का हमने यूनिट यहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट पेज पे हमने डायमेंशन निकाल ली। और फिर हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर हम किसी और मीडियम की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ स्पेस या मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई मीडियम अपने चार्जेस को किस तरीके से अलाउ कर रही है, या कि मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाए, कितना कम हो जाए। सो इट्स बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ कि कितना अपोज करेगा ये दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। ठीक, जो चार्जेस किसी मटेरियल में रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मटेरियल की। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई परमिटिविटी की। इसके बारे में हमने डायमेंशन इसका निकाला कि डायमेंशन इसका क्या होगा। ठीक, एंड इसकी वैल्यू निकाली कि वैक्यूम में इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ये तो बात हो गई। अगर आपसे कूलॉम लॉ का स्टेटमेंट पूछे, के की वैल्यू पूछे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे, डायमेंशन पूछे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम ऐसे कर लेंगे, कर सकते हैं।
दूसरा आता है वेक्टर फॉर्म, है ना, उसको एक बार करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है ना कि फोर्स हमारा वेक्टर है या स्केलर। फोर्स तो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। फोर्स क्या है? फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और दूसरा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात तो हमने कर ली कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमने डायरेक्शन की तो बात की ही नहीं। तो जो वेक्टर फॉर्म है, एक्चुअल में वेक्टर्स जब पढ़ते हैं तो वेक्टर्स हमें पता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चलता है इससे, वेक्टर से। तो जब डायरेक्शन लिखना ही है तो हम इसीलिए ये बोलते हैं कि वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का क्या होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। करेक्ट? ठीक है भाई। तो पहले तो हम कुछ चीजें तो पहले से ही हमें पता है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में है ना, मान लेते हैं हमारे चार्जेस हैं Q1 Q2, और वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दो चार्जेस जो r डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना होगा। ये तो हमें पहले से पता है, और ये फ्री स्पेस में है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। मीडियम चेंज होने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं वेक्टर फॉर्म पे। देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं कि एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं अपना, 3 डायमेंशन, जिससे हम दिखा पाए। तो एक तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई हो गई, और ये वाली हो गई हमारी जेड एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स वाई को घुमाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा जेड एक्सिस। क्लियर? एक्स वाई एक्सिस हो गई हमारी। और ये जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन, या इसको हम 0,0 भी बोल देते हैं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 है। अब एक चार्ज हमने यहां ले लिया Q1 इन जनरल पॉइंट, है ना, Q1 ले लिया। ये पॉइंट ले लिया हमने ए पॉइंट, ए पॉइंट लिया जहां पे चार्ज रखा हुआ है Q1। दूसरा बी पॉइंट लिया, और बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट हमने ए लिया है और दूसरा पॉइंट हमने बी लिया है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया है जहां पर Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब इन दोनों चार्जेस का अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं तो क्या होगा? इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ओरिजिन से इसको मिला देंगे। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर, इसको भी हम ओरिजिन से मिला देंगे। ठीक,
इस तरीके से हमने इनको ओरिजिन से मिला दिया। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे और ये ए पॉइंट है और इसको हम ओ बोल देते हैं, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगी ओ ए और इसको हम बोल देते हैं R1 पोजीशन वेक्टर, है ना, और इसको हम बोल देते हैं R2 पोजीशन वेक्टर। ठीक, सॉरी, ये है हमारी पोजीशन वेक्टर R1 और ये है पोजीशन वेक्टर R2। वेक्टर्स में थोड़ा बहुत हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। तो R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1। ठीक, और R1 वेक्टर चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे हम लिखें OA वेक्टर। ये चीज क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 और जो R2 है वो क्या है? R2 जो है वो क्या है? OB वेक्टर। तो इसको हम लिख देंगे OB वेक्टर और इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ये हो जाएगा R1 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल था। बात अब यहाँ पे ये आती है कि अगर हम A और B से वेक्टर लिखते हैं, देखो R1 वेक्टर के लिए तो एरो सिंपल सा ये वाला लग जाएगा कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, OA वेक्टर है, O से A जा रहे हैं। OA वेक्टर मतलब O से A जा रहे हैं जिसका नाम हमने R1 दिया है। OB वेक्टर O से B जा रहे हैं, O से B जा रहे हैं, तो इसका एरो इस तरीके से लग जाएगा, O से B जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? OB वेक्टर, O इनिशियल B फाइनल, या फिर इसका नाम हमने R2 वेक्टर बोल दिया। अब जो A और B को जोड़ने वाला एक वो है डिस्टेंस। अब जो फोर्स लगेगा Q1 Q2, मान लेते हैं दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो जब हम इन दोनों को पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला जो फोर्स है ये इस पे कुछ इस तरीके से लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, ए वाला बी वाले पे इस तरीके से पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, मतलब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। ठीक, और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा कुछ इधर लगाएगा। मैंने एक चीज बोली थी ना कि ये फोर्स हमेशा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ही लगता है। ठीक, तो इस फोर्स को जो कि 2 पे लग रहा है तो हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का एक नोटेशन है कि फोर्स ऑन 2, दूसरे वाले पे फोर्स, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है ना, फोर्स ऑन 2 क्योंकि 2 पे लग रहा है, ड्यू टू 1। बात समझ में आई? 1 के कारण 2 पे कितना फोर्स लग रहा है। हम हमेशा ऐसे बोलेंगे कि जो पहले लिखा होगा उस पे फोर्स देखेंगे, किसके कारण होगा वो उसके बाद में लिखा होगा। तो F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप सोचो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस वाले पे फोर्स इसके कारण, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको मैं एक बार लिख देता हूं। F12 का क्या मतलब है? F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, एंड F21 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F12 का मतलब हम समझ गए हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये बात तो क्लियर है। हमें मैग्नीट्यूड भी पता है। अगर इन दोनों के
बीच की डिस्टेंस है ना r बोल दूं, या आप ये मान के चलो कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, है ना, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, कोई और कलर ले लेता हूं मैं यहां पे, ये ले लेता हूं विजिबल। ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, तो ए से बी की तरफ जब जाऊंगा तो एरो ऐसे लगाऊंगा, इस तरीके से एरो लगेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, अरे यार क्या हो रहा है। जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो एरो कुछ ऐसा लगेगा, ए से बी की तरफ, और इसको बोलेंगे वेक्टर r12, मतलब समझे, 1 से 2 पे जा रहे हैं, पॉइंट 1 Q1 से Q2 पे जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं उसको पहले, जहां पे जा रहे हैं उसको बाद में, ठीक, जहां से जा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे 1, क्योंकि 1 पॉइंट से जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं उसको 2 बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर r12, वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन तो बताएगा ही, तो ये डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे r12 वेक्टर लिखूं, वेक्टर r12, तो वेक्टर r12 का मतलब है लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2, लीडिंग, शुरुआत कहां से हो रही है, फ्रॉम 1 टू 2, और इसको लिखने का जो तरीका है, हमें हमेशा पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, जहां पे पहुंचते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जहां से शुरू करते हैं उसको पहले लिखते हैं, मतलब r12 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, है ना, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। हम ये वेक्टर से भी समझ सकते हैं, कैसे यार, सिंपल देखो, ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, ये r12 वेक्टर, इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, मतलब r1 वेक्टर और प्लस r12 वेक्टर, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो ये इधर आ जाएगा कितना, r2 वेक्टर। तो अगर मैं r12 लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सिंपल। r12 वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, वही बात तो है कि 1 से अगर 2 जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो r12 वेक्टर इज r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। वैसे ही हम दूसरे के लिए भी देख लेंगे, इसी तरीके से हम ये भी देख लेंगे कि अगर इसका, मुझे कुछ और कलर ले लेता हूं, ये भी दिख रहा है ना, ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं, ये वाली इसके पास में मैंने बना दिया, है ना, अगर मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं, तो ये पॉइंट है 2 और ये है 1, तो ये क्या बोला जाएगा, कहां से जा रहे हैं 2 से, कहां पे जा रहे हैं 1 पे, तो r21 वेक्टर हो जाएगा, r21 वेक्टर, 2 से जा रहे हैं 1 पे, ठीक। तो r21 वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होगा, r21 वेक्टर, तो r21 हो जाएगा फाइनल r1 और माइनस r2 वेक्टर, क्लियर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हम जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे ना, जैसे r2 प्लस r21 इक्वल्स टू, अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा r1, तो जब r21 निकालेंगे तो r21 क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, ठीक, ये ऐसे ही हम करके देखेंगे तो इसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इन दोनों के यूनिट वेक्टर देखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं,
भाई हम फोर्स लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, एक्चुअल हम क्या करना चाहते हैं कि इन्हीं R12 और R21 का यूज करके डायरेक्शन लिखेंगे। तो ये तो हमने वेक्टर्स निकाले हैं, तो इनका यूनिट वेक्टर निकालने में कौन सी बड़ी बात हो गई। यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमें पता है ना, अगर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही हमें डायरेक्शन देता है, ये केवल डायरेक्शन देता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। भाई यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन एक तरह से आपको मिल जाएगी इससे, तो ये डायरेक्शन की बात करता है। ठीक, तो अगर ए कैप है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो होता है। तो वैसे ही अगर हम R12 कैप लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ R12 एक तरह से हो गया, तो ये हो जाएगा वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। तो R12 क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। R21 का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा डायरेक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मैं फोर्स लिखने लायक हूं? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, अगर ये फ्री स्पेस है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये हमारा फ्री स्पेस है, चलो बाद में लिख देंगे, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये वैसा डिस्टेंस हम R स्क्वायर ही बोल देते हैं। ठीक, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम इन जनरल R बोल देते हैं। मतलब R12 और R21 का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो हम R के बराबर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R ही मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा फोर्स क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखूंगा तो मुझे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आर कैप हो जाएगा। अब किस पे फोर्स में निकाल रहा हूं ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। फोर्स में निकाल रहा हूं 2 पे 1 के कारण, तो अगर F21 लिखूंगा 2 पे 1 के कारण अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं, है ना, तो आप एक चीज ध्यान दो, अगर मैं फोर्स ऑन 2 निकाल रहा हूं ड्यू टू 1, तो आर की क्या वैल्यू लिखी जाएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन ऐसी आई, और ऐसी डायरेक्शन किससे आ रही है, R12, ये तो वेक्टर है, तो R12 कैप से, मतलब ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि 2 पे 1 किस तरीके से फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से, तो जब 2 पर 1 इस तरीके से फोर्स लगा रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं R12 कैप, हमें लिखना पड़ेगा R12 कैप। बात क्लियर है, तो यहां पे हम लिख देंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड, है ना, यही तो आ जाएगा। और हमें एक चीज तो पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि R12 का जो मैग्नीट्यूड है और R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, R12 का मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड R के ही बराबर है। इसका मतलब हम R12 को क्या लिखते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के, और ये हो जाएगा हमारा R के बराबर। ठीक,
तो हम r को इसकी फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको r के भी टर्म्स में लिख देते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो पूरा वेक्टर में ही लिख देते हैं एक बार। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसी की फॉर्मेट में लिख देते हैं क्योंकि है तो बराबर ही। तो मैं R2 माइनस R1 कर देता हूं, R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो पहले मैग्नीट्यूड था ही, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड टू द पावर 3 हो गया, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 और माइनस वेक्टर R1। ठीक, तो ये F21 की वैल्यू है, ये हो जाएगा F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 3, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 टू द पावर 3। ठीक, अगर हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो ये फ्री स्पेस की बात होगी, फ्री स्पेस की बात होगी। ठीक, अब हम ऐसे ही दूसरी भी चीज लिख सकते हैं, दूसरा फोर्स भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हम जल्दी लिखेंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अभी निकाला था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे एंड देन डायरेक्शन लिखेंगे। 1 2 का डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन होगा तो कैप लगेगा ना, क्योंकि देखो ये तो आप क्लियर है ना, ये तो दिक्कत नहीं है इसमें कि ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसका डायरेक्शन होगा, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तब ये हमारा वेक्टर फॉर्म बनेगा। तो यही हम वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो ये तो मैग्नीट्यूड है और ये क्या हो जाना चाहिए, डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है, अगर फोर्स 1 पे लगेगा 2 के कारण, अगर फोर्स 1 पे लगेगा 2 के कारण, तो डायरेक्शन का क्या होगा, 1 पे लगेगा 2 के कारण, तो डायरेक्शन ये वाली हुई। 1 पे अगर फोर्स लगा 2 के कारण, Q1 पे फोर्स लगा Q2 के कारण, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा R21 कंफर्म, R21, तो हम R21 लिख देंगे, R21, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख देंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड, देन वी कैन राइट K Q1 Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई, इसको हम R1 माइनस R2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, स्क्वायर है और ये इसकी पावर 1 है, और अगर R को हम R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड टू द पावर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये चीज आ जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की। तो आई थिंक ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आप इन दोनों फोर्सेस को एक बार देखिए, जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है इक्वल्स टू, सॉरी सही है, एक हम माइनस साइन ले लेते हैं पहले। अगर मैं माइनस लेता हूं तो क्या बनेगा, K Q1 Q2 वेक्टर R2, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो साइन मतलब माइनस ले लिया तो पलट जाएगा, R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मैग्नीट्यूड पावर 3। ठीक भाई, ये चीज है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू माइनस, क्या ये आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 नहीं लग रहा है, एक बार चेक करते हैं जरा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, और ये जो हमने निकाला है इसमें भी R2 माइनस R1 वेक्टर। तो एक्चुअल में हम अगर इतनी चीज देखें तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू
1। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो सर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पावर 3 है। यहाँ पे एक मिनट, ये r1 माइनस r2 के मैग्नीट्यूड टू द पावर 3 है, और यहाँ पे पिछले वाले में r2 माइनस r1 था, पिछले वाले में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड टू द पावर 3 है। तो ये तो मैंने बता ही रखा है ना, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का मैग्नीट्यूड r के ही बराबर है। तो दोनों को r के बराबर करोगे तब तो वो सेम ही आ जाएगा ना। अगर मैं दोनों को r के बराबर कर दूंगा तब तो वो सेम ही आ जाएगा। तो इसलिए ये जो कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका कंक्लूजन है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। भाई अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर, और ये माइनस फिर हट जाएगा F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, बट डायरेक्शन, भाई वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका ये थर्ड लॉ पे क्यों बेस्ड है, थर्ड लॉ को क्यों सेटिस्फाई करता है न्यूटन के, इस बारे में चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे से क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो एक बार इस लेक्चर को देखिए, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसी भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, सीबीएसई का है या फिर सीबीएसई के अलावा आईएससी का है, कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।